कहते हैं हॉस्टल की जिंदगी सबसे यादगार होती है, लेकिन अगर वही हॉस्टल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए तो। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे पढ़ाई के लिए एक अकेला कमरा मिला, लेकिन उस कमरे में वो कभी अकेला नहीं था। कानपुर शहर की हलचल से दूर, शाम के उस सुनसान वक्त में जब सूरज धीरे धीरे लाल होकर नीचे डूबने लगता है, एक पुरानी 3 मंजिला इमारत के ऊपर के हिस्से में एक सन्नाटा पसरा था। उसी हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 308। वहीं पहुंचा था मैं, अपनी जिंदगी का सबसे अहम सपना लेकर। मेरा नाम आर्यन था। 12वीं क्लास के बाद मेरी बस एक ही चाहत थी, IIT में एडमिशन। घर से निकला, मन में हौसले भरे हुए। माँ ने दरवाजे पर आशीर्वाद दिया था। पिता ने कहा था, आर्यन, ध्यान से रहना, मेहनत करना, हॉस्टल में किसी झंझट में मत पड़ना। तब कहां पता था कि जिस झंझट से मैं बचने जा रहा था वही मुझे जिंदगी भर याद रह जाएगा। कानपुर पहुंचकर मैंने कई हॉस्टल देखे, लेकिन ज्यादातर में 3-4 लड़के एक कमरे में रहते थे। शोर शराबा, गपशप, मस्ती, हर जगह वही माहौल। मुझे चाहिए था एक शांत कमरा जहां कोई डिस्टर्ब न करे, और शायद किस्मत या बदकिस्मती कहो, मुझे ऐसा कमरा मिल भी गया। वार्डन ने कहा था, तीसरी मंजिल पर एक कमरा खाली है बेटा, वहां कोई नहीं रहता, बहुत शांत है, अगर तू चाहे तो वहीं रह ले। मैंने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। मन ही मन खुश था कि चलो बढ़िया है, अकेला कमरा, कोई शोर नहीं। पर अंदर कहीं एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कमरे ने मुझे दूर से ही देख लिया हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो गलियारा अजीब तरीके से ठंडा था। नीचे की 2 मंजिलों में लड़कों का शोर, हंसी, बातें सब सुनाई दे रहे थे, लेकिन ऊपर बस हवा की सरसराहट और दीवारों से टकराती हल्की गूंज। कमरा 308 का दरवाजा पुराना था, लकड़ी का, कुंडी जंग लगी हुई, और उसके पास वाली दीवार पर नमी के निशान थे। मैंने दरवाजा खोला। चूं, आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने सालों से उसे खोला ही ना हो। कमरे में हल्की सी मिट्टी की गंध थी और कोने में कुछ जाले। एक पुराना पंखा टंगा था जिसकी पत्तियों पर मोटी धूल जमी हुई थी। खिड़की से आती हल्की धूप में सब कुछ धुंधला लग रहा था। मैंने सोचा, अरे थोड़ा साफ सफाई कर लूंगा, ठीक हो जाएगा। सामान जमाया, बेड को सीधा किया, मेज कुर्सी को कोने में लगाया, सब कुछ व्यवस्थित किया और फिर रात को आराम से लेट गया। पहले कुछ दिन सब सामान्य था। सुबह कोचिंग जाना, दोपहर में लौटना, खाना, थोड़ा पढ़ना, फिर सो जाना। लेकिन धीरे धीरे वो कमरा बदलने लगा। शाम को जब बाकी हॉस्टल में शोर होता था तो ऊपर मेरे फ्लोर पर बिल्कुल सन्नाटा। कभी कभी गलियारे से कोई हल्की आहट आती, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन जब झांक कर देखो कुछ नहीं, खाली गलियारा। हवा भी जैसे रुक जाती थी। मैं खुद को समझाता, आर्यन, तू पढ़ाई करने आया है, डरने नहीं। पर अंदर कुछ बदल रहा था। एक रात करीब 1 बजे मैं किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। हल्की सी छाया पड़ी दीवार पर। मैं उठा, धीरे धीरे पास गया, दरवाजा खोला। कोई नहीं था, बस सीढ़ियों से आती हवा की ठंडी लहर ने मेरी गर्दन को छुआ। पसीना आने लगा। मैंने दरवाजा बंद किया और सोने की कोशिश की। दिन गुजरते गए। 10 से 15 दिन हो गए थे। फिर कोचिंग से कुछ छुट्टियां मिली, 7 से 8 दिन की।
सोचा घर चला जाता हूं, माँ पापा को भी अच्छा लगेगा। सामान पैक किया, कमरे की सारी लाइट्स, पंखा, कूलर सब बंद किया, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और निकल गया। घर जाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वापस लौटा, कमरे के बाहर पहुंचा तो जैसे किसी ने सीने पर बर्फ रख दी हो। कूलर चल रहा था, पंखा घूम रहा था और सबसे डराने वाली बात, दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने हिचकते हुए ताला खोला, दरवाजा खुला। अंदर सब वैसे ही था जैसे छोड़ा था, सिवाय एक चीज के। बिस्तर पर किसी ने बैठने के निशान छोड़े थे। तकिया थोड़ा दबा हुआ था, जैसे कोई सिर रखकर उठा हो। मुझे याद था कि मैंने बिस्तर एकदम सीधा करके छोड़ा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद मैं ही भूल गया हूं, शायद जल्दी में पंखा कूलर बंद करना रह गया हो। मैं खुद से बहस करने लगा, पर अंदर एक सवाल चुभ रहा था। अगर सब अंदर से बंद था तो ये सब चला कैसे? नीचे गया, दोस्तों को बताया। सब हंसने लगे। तू आईआईटी की टेंशन में है, हेलुसिनेशन हो गया होगा। किसी ने कहा, यार तीसरी मंजिल पर हमेशा हवा चलती है, बिजली भी ऊपर से आती है, पंखा अपने आप चालू हो जाता होगा। लेकिन मैं जानता था स्विच अंदर है, कोई बाहर से चालू नहीं कर सकता। रात आई। मैंने सोचा आज डरने की कोई बात नहीं, फोन पर मां से बात करता हूं। मां बोली, कुछ नहीं बेटा, थकान होगी, सो जाओ। पर नींद नहीं आई। करीब 2 बजे। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, बस खिड़की के बाहर लगी ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी हल्के से अंदर पड़ रही थी। अचानक कूलर अपने आप चालू हो गया। खर्रसो शोर से मैं झटके से उठ बैठा। स्विच बंद था। मैंने टॉर्च उठाई और देखा, स्विच नीचे की ओर था, लेकिन कूलर चल रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। दरवाजा खोला और भागकर नीचे आया। दूसरी मंजिल के कमरे में दोस्तों के दरवाजे पर थपथपाने लगा। काफी देर बाद एक दोस्त ने नींद में कहा, क्या हुआ आर्यन? मैं बोला, भाई मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा आज। उसने देखा मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बोला, चल ऊपर चलते हैं। 4-5 लड़के और आ गए। सब साथ में ऊपर गए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर कूलर अब भी चल रहा था। हवा की एक अजीब सी गंध कमरे में थी, जैसे गीले बालों में मिट्टी की बदबू हो। सबने कहा, कुछ नहीं है, तू डर रहा है बस। पर उस रात कोई सो नहीं पाया। सुबह जब नीचे काम करने वाला चौकीदार आया तो मैंने पूछा, भैया इस कमरे में पहले कौन रहता था? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबूजी ये कमरा शांत तो है, पर टिके कोई नहीं रहता। मैंने पूछा, क्यों? वो बस मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान। कुछ चीजें बोलने की नहीं होती बेटा। उसके बाद वो चला गया। उस दिन पहली बार मुझे लगा ये कमरा सिर्फ दीवारों का नहीं है, इसमें कुछ और भी है। कुछ जो देखता है, सुनता है, इंतजार करता है। उस सुबह के बाद से मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी। दिन में कोचिंग जाता, लेकिन ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। हर बार जब मैं हॉस्टल लौटता, तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऐसा लगता जैसे हवा भारी हो रही हो। हर कदम पर किसी की निगाहें मेरी पीठ पर गड़ी हों। मैंने नीचे वाले दोस्तों से कहा, भाई लगता है ऊपर कुछ है, शायद किसी ने वहां कुछ किया है। वे हंस पड़े। आर्यन तू बहुत डरपोक है यार, हॉस्टल के कमरे ऐसे ही पुराने हैं, हवा की आवाज से कुछ कुछ सुनाई देता है बस। लेकिन मैं जानता था ये हवा नहीं थी, ये कुछ और था। उस दिन कोचिंग से लौटते वक्त मैं परचून की दुकान पर रुका।
दुकानदार एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद धोती कुर्ता में, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखें बड़ी अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ जानती हों। मैंने कैजुअली पूछा, भैया ये जो हॉस्टल है ना, तीसरी मंजिल का कमरा, वहां कोई रहता नहीं? वो मेरे चेहरे को घूरने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, तू वहीं रहता है क्या? मैंने सिर हिलाया हाँ में। उसने एक पल को गहरी सांस ली और बोला, बेटा उस कमरे में मत रहे, वहां जो मरा था ना, उसे शांति नहीं मिली। मेरा गला सूख गया। मैंने पूछा, कौन मरा था? वो धीमे स्वर में बोला, मालिक की औरत। कहते हैं उसने फांसी लगाई थी, पर कुछ लोग जानते हैं कि वो मारी गई थी उसी कमरे में। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की ताकि डर छुपा सकूं। अरे अफवाह होगी, वो बोला। अफवाह नहीं बेटा, सच्चाई है। रात के वक्त वहां जाने की गलती मत करना, बहुत लोग टिके नहीं उस कमरे में। उसकी आंखों में जो ठहराव था, उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं जल्दी से सामान लिया और हॉस्टल की ओर भागा। रात लगभग 9 बजे की थी। नीचे वाले सारे लड़के खाना खा चुके थे। हंसी मजाक चल रहा था। मैं ऊपर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद किया। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। बिजली नहीं गई थी, लेकिन पंखा अपने आप धीरे धीरे घूमने लगा था, बिना आवाज के। मैंने नोटिस किया खिड़की थोड़ी खुली थी, शायद हवा से चला हो। मैंने बंद किया, मेज पर बैठा और किताब खोली। पर कुछ मिनट बाद खिड़की फिर अपने आप खुल गई। हवा का झोंका आया और साथ ही वो गंध, वही गीले बालों जैसी, मिट्टी और लोहे की मिली जुली गंध। मेरा गला सूखने लगा। मैं उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर झांका अंधेरा था, सिर्फ सामने के घर की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी। लेकिन शीशे पर मुझे अपनी परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि किसी औरत का चेहरा, फीका, धुंधला मगर साफ दिखाई देने वाला चेहरा। लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे और होठों से निकलती हल्की आवाज, क्यों आए वापस? मेरा शरीर जम गया। मैं पीछे की ओर गिर पड़ा। किताब नीचे गिरी, पन्ने उड़ने लगे। कूलर अपने आप चालू हो गया। पंखा तेजी से घूमने लगा। कमरे की सारी लाइट्स टिमटिमाने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दरवाजे के पास से किसी के चलने की आवाज, ठक ठक ठक। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई और फिर रुक गई। मैंने डरते हुए सिर उठाया। दरवाजा आधा खुला था। कोई बाहर खड़ा था। बस उसकी परछाई दिख रही थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी जैसी परछाई। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुंडी जाम हो गई थी। वो परछाई धीरे धीरे अंदर आई। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। सांसें तेज हो गईं। अचानक टेबल पर रखी पानी की बोतल अपने आप गिर पड़ी और पानी फर्श पर फैल गया। पानी के बीच में एक जोड़ी पद चिन्ह उभरने लगे, नंगे पैर, छोटे छोटे, जैसे कोई अदृश्य इंसान चल रहा हो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैंने अपने बिस्तर के पास दीवार पकड़ी ताकि गिर न जाऊं। तभी दीवार से सांस लेने जैसी आवाज आई। यह मेरा घर था। मैंने दीवार को देखा, नमी वाले हिस्से पर जैसे किसी ने अंदर से उंगली चलाई हो। धीरे धीरे कुछ शब्द बनते गए। मत रहो। मैं चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा। जैसे तैसे नीचे उतरा। नीचे वाले दोस्त जागे। क्या हुआ आर्यन? भूत देखा क्या? मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ पसीने में भीगा हुआ बैठा रहा।
सुबह तक मुझे तेज बुखार हो गया था। वार्डन ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, थकान है, डर गया होगा। लेकिन उस रात जो हुआ था वो थकान नहीं थी। वो कोई था जिसने मुझे देखा, जो चाहता था कि मैं वहां न रहूं। अगले दिन जब थोड़ा ठीक हुआ तो नीचे वही चौकीदार मिला। मैंने कहा, भैया सच्चाई बताओ, उस कमरे में हुआ क्या था? वो पहले टालने लगा, फिर बोला, मत पूछो बाबूजी, उस औरत की चीखें आज भी दीवारों में कैद हैं। मालिक ने मारा था उसे, फिर झूठ बोला कि उसने खुदकुशी की। लोग जान गए तो मकान बिकेगा नहीं, इसलिए दबा दिया मामला। तब से जो भी वहां ठहरा या तो बीमार हुआ या भाग गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, कब हुआ ये? वो बोला, करीब 5 साल पहले। उस औरत का नाम राधिका था। उसकी लाश उसी पंखे से लटकी मिली थी। मैंने अनायास ऊपर देखा, मेरे कमरे का वही पंखा जिसे मैं रोज चालू करता हूं, जिस पर अभी तक धूल जमी हुई है। उस वक्त मेरे भीतर जैसे कुछ टूट गया। अब कमरे में लौटने की हिम्मत नहीं थी, पर सामान, किताबें सब वहीं थे। शाम को दोस्तों के साथ ऊपर गया। दरवाजा खोला, अंदर सन्नाटा था। सब सामान वैसे ही रखा था, बस पंखे की एक पत्ती पर अब भी कुछ लाल धब्बे जैसे दिख रहे थे। शायद जंग या शायद कुछ और। एक दोस्त बोला, देख यार, अब तो साफ है, कुछ नहीं है। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम! सारे लड़के उछल पड़े। किसी ने कहा, शायद हवा से, पर मैंने देखा खिड़की के पीछे से किसी की परछाई हट रही थी। उस दिन के बाद मेरे लिए रात का मतलब था आवाजें, धीरे धीरे फुसफुसाहटें, दीवारों से आती कराहें, और कभी कभी वो गंध मिट्टी और खून की मिली जुली। अब मैं समझ चुका था, वो औरत चाहती थी कुछ कहना, कुछ दिखाना, पर क्या? और उस सवाल का जवाब मुझे बहुत जल्द मिलने वाला था, क्योंकि अगली रात मैंने अपने कमरे की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह हिला दी। रात के करीब 1 बज रहे थे। कमरे की घड़ी की टिक टिक दीवारों से टकराकर जैसे बढ़ती जा रही थी। मैंने किताब बंद की, टेबल लैंप ऑफ किया और आंखें बंद की, लेकिन नींद कहां? मन में वो सारे दृश्य घूम रहे थे। दुकानदार की बात, चौकीदार का चेहरा और वो शब्द। उस औरत की चीखें आज भी दीवारों में कैद हैं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांदनी की हल्की रेखा मेरे बिस्तर तक आ रही थी। हवा बंद थी, फिर भी पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य सांस अंदर बाहर हो रही हो। अचानक छत पर हल्की किर्रर जैसी आवाज आई। मैंने सिर उठाया, देखा पंखे की पत्तियां हल्के से हिल रही थीं। बिजली बंद थी, फिर भी वो हिल रही थी। एक पल को लगा शायद हवा होगी, पर तभी वही ठंडी गंध फिर से आई। वही मिट्टी और खून की मिली जुली गंध। और पंखे के ठीक नीचे से एक बूंद गिरी लाल, सीधे मेरी किताब पर। मैंने लाइट ऑन की। बूंद फैल चुकी थी, पन्ने पर हल्का सा लाल धब्बा। मैंने ऊपर देखा, छत से एक और बूंद टपकी, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था, बस वही पंखा, वही पुरानी छत। डरते डरते खड़ा हुआ, टॉर्च निकाली और छत पर रोशनी डाली, और जो देखा, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। छत पर पंखे के पास दीवार में हल्के हल्के उभरे उंगली के निशान थे, जैसे किसी ने ऊपर से गिरते हुए दीवार पकड़ने की कोशिश की हो। 4 उंगलियों के निशान, जिनमें अब भी हल्की लाल परत थी।
मैं पीछे हट गया। सांस रुकने लगी। फिर दीवार के पास से एक बहुत धीमी आवाज आई, मुझे नीचे उतार दो। मेरे शरीर से खून जैसे सूख गया। वो आवाज किसी औरत की थी, धीमी, थकी हुई, लेकिन इतनी दर्द भरी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं बिस्तर से गिरते गिरते बचा। टॉर्च अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में मैंने देखा पंखे से कुछ लटक रहा था। धीरे धीरे आकार साफ हुआ, सफेद साड़ी जैसी चीज, और उसके नीचे किसी के बाल हवा में झूल रहे थे। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस साया। मैं चिल्लाया, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वो साया धीरे धीरे नीचे झुकने लगा, जैसे जमीन की ओर आ रहा हो। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में जड़ गए। फिर वो साया पूरी तरह धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा दिख रहा था, फीका, सूजा हुआ, आंखें गहराई में धंसी और होठों पर सूखा खून। उसने मेरी तरफ देखा। क्यों रह रहे हो मेरे घर में? मेरे होश उड़ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं यहां पढ़ाई के लिए आया हूं। वो बोली, मैं भी चाहती थी पढ़ना, लेकिन उसने मुझे मार डाला। उसकी आवाज धीमे धीमे टूटने लगी। कमरे की दीवारों पर उसकी परछाई फैलती जा रही थी। हर दीवार पर जैसे काले हाथों के निशान उभरने लगे थे। वो बोली, सुनना चाहता है सच्चाई? मैंने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिला दिया। वो मेरे पास आई। उसके पैरों के निशान कीले थे, लाल जैसे खून से। वो रुककर बोली, उस रात वो मुझे बहुत मारा। मैं रोई, चिल्लाई, पर कोई नहीं आया। और जब मैं मर गई, उसने मुझे पंखे से लटका दिया। सबको कहा राधिका ने खुदकुशी की, पर मेरी रूह वहीं रह गई, इसी कमरे में। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोली, हर कोई आता है, डरता है और चला जाता है, पर तुम सुन रहे हो मुझे? वो मेरे पास आई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छूने लगी। मुझे शांति चाहिए आर्यन। मैं चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो मुस्कुराई। इस कमरे में रहने वाला हर इंसान मुझसे जुड़ जाता है। उसके बाद उसने मेरी हथेली पकड़ी। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मेरी उंगलियों में झंझनाहट हुई और आंखों के सामने सब धुंधला। अचानक कमरे की सारी लाइट्स अपने आप जल गईं। पंखा तेजी से घूमने लगा, इतनी तेजी से कि उसकी आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। नीचे के लड़के डर गए, सब दौड़कर ऊपर आए। दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर मैं बेहोश पड़ा था और पंखे पर बंधी एक पुरानी लाल साड़ी हवा में हिल रही थी। सुबह मुझे होश आया। आंखें खोली तो मैं वार्डन के कमरे में था। चारों तरफ लोग थे, दोस्त, चौकीदार, वार्डन। किसी ने पानी पिलाया। मैंने धीरे से कहा, वो राधिका। वार्डन ने मुझे चुप कराया। नाम मत ले बेटा, जिस चीज का नाम लेता है वो और करीब आ जाती है। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे अंदर अब डर नहीं था, बल्कि दया थी उस आत्मा के लिए जो बस शांति चाहती थी। मैंने तय किया, मैं उस कमरे से भागूंगा नहीं। मैं पता लगाऊंगा कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था। अगले कुछ दिनों तक मैंने हॉस्टल के पुराने रजिस्टर, आसपास के लोगों से बात की। हर किसी ने आधा सच बताया, आधा छिपाया, लेकिन एक बात सब में समान थी। उस औरत की मौत के बाद कमरे से हर रात किसी के चलने की आवाज आती है। एक बुजुर्ग माली मिला जो तब यहां काम करता था। उसने मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, बाबू,
राधिका बहुत चुपचाप थी, पर बहुत कुछ सहती थी। उस रात झगड़ा हुआ था और अगली सुबह जब हम आए तो देखा वो पंखे से लटकी थी, पर उसके पैर जमीन को छू रहे थे। मैंने चौंक कर पूछा, मतलब? वो बोला, मतलब किसी ने उसे उठाकर लटकाया नहीं था, उसे मारा गया था, फिर लटकाया गया। अब सब साफ था। राधिका मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। उस रात मैं फिर अपने कमरे में लौटा, खिड़की खोली, अंदर हल्की हवा आई, कमरे में सन्नाटा था। मैंने धीरे से कहा, राधिका, मैं जान गया हूं, तुम्हें किसने मारा? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर दीवार पर धीरे धीरे नमी से शब्द उभरने लगे, धन्यवाद। और साथ ही कमरे में पहली बार एक हल्की खुशबू आई, मोगरे की, वही जो आमतौर पर शांति के समय आती है। मैंने मुस्कुराया, पर अगले ही पल दीवार की नमी से एक और शब्द उभरा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। उस रात हवा अजीब थी, कमरे की दीवारें नम थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन पर पानी डाला हो। खिड़की से बाहर नीम का पेड़ हिल नहीं रहा था, पर उसकी परछाई दीवार पर ऐसे थरथरा रही थी जैसे कोई छिपा हो उसके पीछे। मैंने रजिस्टर की आखिरी फाइल निकाली। फाइल पर धूल जमी थी, नाम लिखा था राधिका सेन 2015, रूम नंबर 203, यानी मेरा कमरा। दिल धड़कने लगा। फाइल खोली, अंदर पुलिस रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में लिखा था, पीड़िता ने आत्महत्या की, मौके पर पंखे से लटकी मिली, कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई, केस बंद। लेकिन फोटो में राधिका की गर्दन के चारों ओर जो निशान थे वो रस्सी के नहीं लग रहे थे, वो जैसे किसी ने नाखूनों से दबाया हो। मुझे सब समझ आ गया, किसी ने उसे मारा था और फिर लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया था। मगर कौन? अगली सुबह मैं कॉलेज के पुराने स्टाफ से मिला। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा, राधिका बहुत तेज लड़की थी। एक बार उसने अपने मकान मालिक के खिलाफ शिकायत की थी। कहती थी कि वो रात को उसके कमरे में झांकता है। मकान मालिक? हाँ, वो ही कमरा उसी का था। उसने ही कहा था कि राधिका ने फांसी लगाई। अब सब जोड़ने लगा था। वो बूढ़ा आदमी जिसने पहली रात मुझे चाबी दी थी, वही मकान मालिक था। रात को मैं वही चाबी लेकर उसके घर गया। वो अब भी वहीं रहता था, हॉस्टल के पीछे बने पुराने बंगले में। दरवाजा आधा खुला था, अंदर टिमटिमाता दिया जल रहा था। मैंने अंदर झांका, दीवारों पर पुराने फोटो, टेबल पर कुछ फाइलें और कोने में पुरानी चौकी पर वो बैठा था। उसने बिना देखे कहा, फिर से तुम? मैंने कहा, आपने उसे क्यों मारा? वो हंसा, धीमी सड़ी हुई हंसी। तुम भी वही करने आए हो जो वो करना चाहती थी, सच निकालना। तो सुनो, उसने मुझे अपमानित किया था। कहती थी कि मैं जानवर हूं, और जब वो मुझे धक्का देकर भागने लगी तो मैंने उसका गला दबा दिया। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, बस ठंडापन। फिर मैंने उसे पंखे से लटका दिया। सबको लगा उसने खुदकुशी की, और तब से वो वहां भटक रही है। उसने सिर उठाया, उसकी आंखें सुर्ख थीं। पर अब वो मुझसे बदला नहीं ले सकती, क्योंकि वो वहीं बंधी है, उस कमरे में। और तुम उसके लिए चुने गए हो। मैंने कांपते हुए कहा, क्या मतलब? वो मुस्कुराया, वो अब तुझ में है। उसी पल बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुझे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैं पलटा
और देखा दीवार पर राधिका की परछाई। धीरे धीरे उसकी आकृति उभर रही थी। वो मकान मालिक के सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी, सूजी हुई आंखें और उसके पैरों से टपकता लाल पानी। वो बुदबुदाई, अब मैं बंधी नहीं हूं। मकान मालिक पीछे हटने लगा। नहीं, तू नहीं कर सकती, मैंने तेरा सब कुछ खत्म कर दिया था। वो मुस्कुराई। शरीर खत्म किया था, आत्मा नहीं। कमरे में हवा भयंकर तेज हो गई। दिया बुझ गया और मकान मालिक की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा मोहल्ला सुन सकता था। बचाओ, कोई तो बचाओ। पर कोई नहीं आया। जब मैंने आंखें खोली, वो जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन पर वही 4 नाखूनों के निशान थे और दीवार पर लिखा था, अब मैं आजाद हूं। अगले दिन पुलिस आई। उन्होंने सबको बताया। बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ा था, पर मैं जानता था वो दिल का दौरा नहीं, राधिका का बदला था। हॉस्टल में सब कुछ सामान्य दिखने लगा। कमरा अब ठंडा नहीं था, दीवारें अब गीली नहीं थी और वो गंध अब गायब थी। मैंने कमरे की आखिरी सफाई की, दीवार पर टंगा कैलेंडर उतारा। पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, अगर कोई मेरा दर्द समझेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मैंने मुस्कुराया। कमरे की खिड़की से हवा आई, हल्की, ठंडी, शांत, मोगरे की खुशबू से भरी हुई। मैंने धीरे से कहा, शांति मिले तुम्हें राधिका। और तब दीवार की दरार से एक आखिरी शब्द उभरा, धन्यवाद आर्यन। फिर सब कुछ शांत, सचमुच शांत। लेकिन 3 महीने बाद जब नया लड़का उस कमरे में रहने आया तो उसकी पहली रात नींद खुली इस आवाज से, मुझे नीचे उतार दो। तो दोस्तों, सोचो जरा, अगर तुम्हें भी कभी ऐसा कमरा मिले जो दिखने में बिल्कुल साधारण हो पर अंदर कोई छुपा हुआ हो, क्या तुम वहां रह पाओगे? नीचे कमेंट में बताओ और तैयार रहो, अगली कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी है।